ॐ आयातु वरदे दिव्याक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसां माता ब्रह्मयोनि नमोऽस्तुते। शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमाद्यां जगद्व्यापिनी वीणापुस्तकधारिणीं अभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिं प्रदां शारदाम्। ॐ गायत्री देव्यै नमः। ओम सरस्वत्यै देव्यै नमः। नमस्कार। आपका हमारे ज्योतिष शिक्षा एवं कर्मकांड चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं एक काल सर्प दोष सत्य है या असत्य, इस विषय पर एक पाठ लेकर आए हैं जो हमारे समाज में एक दिग्भ्रांति फैली हुई है और आज के समय में एक सर्वाधिक चर्चित जो काल सर्प योग है, इस काल सर्प योग का प्राचीन शास्त्रों में कहीं भी कोई उल्लेख प्राप्त हमें नहीं होता है। कुछ विद्वानों ने अपने अनुसार जो इसका जो काल सर्प योग है, इस काल सर्प योग को एक अपने बुद्धि विवेक की, कर्मकांड के लोगों की और अन्य विद्वानों की बुद्धि की ये उपज माना जाता है। इस काल सर्प योग का जो काल सर्प इन लोगों ने इसको माना है, यह केवल लोगों का स्वार्थ और मनुष्य की मुख्य आर्थिक शोषण करना होता है। जिस प्रकार से ये काल सर्प योग एक मानव समाज में ये एक भ्रामक की स्थिति फैली हुई है। इस काल सर्प योग जैसा एक और उसके आर्थिक शोषण का करना होता है, और ये आर्थिक शोषण क्या होता है कि समाज में एक रूप एक ऐसा फैला हुआ है इसका, जो कि हमारे जो अल्प अपने स्वबुद्धि विवेक से ही केवल इसका उपयोग किया है। इस कारण इस काल सर्प योग को एक ऐसा मनुष्य समाज में, मनुष्यों के मन मस्तिष्क में एक ऐसा हुआ या भय पैदा कर दिया है जिससे उनका एक आर्थिक शोषण हो जाता है। और इस शोषण का भय उत्पन्न होने के कारण ही वो समाज, जो जातक होते हैं, वो जातक अपने पुरोहितों के द्वारा, अपने कर्मकांडियों के द्वारा भिन्न भिन्न स्थानों में जाकर के, जैसे कोई नासिक है, उज्जैन है या हरिद्वार है, बनारस है, इन स्थानों पर जहाँ पर सर्प की पूजा की जाती है, वहाँ पहुँच करके और अपना निवारण किया जाता है। इस प्रकार से वो समाज के जो जातक हैं, जो काल सर्प योग से ग्रसित हैं, ऐसे व्यक्ति वो वहाँ जाकर के और एक आर्थिक शोषण के शिकार हो जाते हैं। इस तरह से ये उनका शोषण होता है
और आजकल मैं एक ऐसा मानता हूँ, लेकिन ये काल सर्प दोष क्या है? यह एक ऐसा योग है जब सभी ग्रह राहु और केतु के बीच में जब आ जाते हैं तो वह एक काल सर्प दोष बन जाता है। और चाहे ये ग्रह यहाँ मान लीजिए कि ये आपके लग्न भाव में राहु बैठा है और सप्तम भाव में केतु बैठा हुआ है, और इन दोनों के बीच में सारे ग्रह यहाँ उपस्थित हुए। जब यहाँ सारे ग्रह उपस्थित हो गए तो एक लोगों ने इसको एक काल सर्प दोष मान लिया। लेकिन जब काल सर्प दोष मान लिया, अब इसके विपरीत यही ग्रह और इधर आ जाए तो ये इधर हो जाएंगे, इधर का हिस्सा खाली हो जाएगा, बाईं ओर का दाहिनी ओर ये ग्रह चले जाएंगे। लेकिन राहु को क्या लोगों ने एक सर्प का मुख और केतु को सर्प की पूंछ माना है। कोई ग्रह इनकी चाल, केतु की चाल हमेशा दोनों की इनकी उल्टी होती है। केतु जाएगा इधर की ओर और राहु जाएगा इधर की ओर। इनके बीच में अगर कोई ग्रह फंस जाता है तो राहु के बीच में आ जाता है, वो उसका मुख किया जाता है, और इधर केतु की ओर जाएंगे तो ये केतु कुछ नहीं वो होता है, उसका एक अपना एक प्रभाव अलग से दिखाना पड़ता है। कहने का तात्पर्य है कि जब इन दोनों राहु और केतु के बीच में जब ये ग्रह आ जाते हैं तो कुछ लोग तो ये इसको काल सर्प दोष मान लेते हैं, लेकिन ज्योतिष में इसको काल सर्प दोष न मान करके हम लोग इसको एक कर्तरी दोष मान लेते हैं। कर्तरी दोष क्या होता है? यही एक स्थिति कर्तरी दोष की होती है, जो कि इन दोनों ग्रहों के बीच में जो ग्रह यहाँ पर आ जाते हैं वही एक कर्तरी दोष बन जाता है। अब मान लीजिए यहाँ जो ग्रह है, अब कर्तरी दोष यहाँ बन जाता है, और ये राहु और केतु के बीच में, ये राहु और केतु एक छाया ग्रह और पाप ग्रह माने गए हैं ज्योतिष शास्त्र में। तो इस कारण से अब इनके चंगुल में जो ग्रह फंस जाते हैं वो निस्तेज होकर के निर्बल हो जाते हैं, और जब फल कथन की नौबत आती है तो वो ग्रह चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो, कैसे भी ग्रह हो, तो वही वो अपना उसी के अनुसार अच्छा सुख फल देने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। तो इस प्रकार से ये इनका एक निर्बल हो जाते हैं, और इन दोनों ग्रहों की जो चाबी है वो राहु और केतु के पास चली जाती है। इसका उल्टा परिणाम सामने आने लगता है, और यही एक लोग इसे काल सर्प दोष मान, ठीक है, मान लेते हैं काल सर्प दोष है। लेकिन जब यहाँ षष्ठम भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है, और यही चंद्रमा यहाँ मिथुन दशम भाव में बैठ जाता है, तब ऐसी स्थिति में क्या कहेंगे? जब कोई ग्रह इनके चंगुल से यहाँ छूट करके और यहाँ खाली स्थान में पहुँच जाता है तो लोग कह देते हैं कि ये आंशिक काल सर्प दोष है। लेकिन हम लोग इसको नहीं मानते। क्यों? कि जो इनका जो सीधा प्रभाव है वो राहु और केतु का जो इन ग्रहों का जो निश्चित काल होता है, निश्चित समय होता है। जैसे ये सूर्य है, सूर्य एक राशि में 30 दिन रहता है, मंगल चंद्रमा सवा 2 दिन रहता है, और इस प्रकार से बुध मंगल 45 दिन यानी 45 दिन रहता है, और बुध 30 दिन रहता है,
गुरु लगभग 1 वर्ष रहते हैं और शुक्र 30 दिन रहता है, शनि 2.5 वर्ष रहता है और राहु और केतु इसमें एक 1.5 वर्ष इस राशि में रहते हैं। तो प्रत्येक राशि के एक निश्चित ग्रह का निश्चित समय होता है और इस निश्चित समय के कारण ही अब ये ग्रह लगभग एक चंद्रमा को छोड़कर, चंद्रमा 2.25 दिन जब एक राशि पर रहता है कभी इधर चला जाता है, लेकिन बाकी जो ग्रह हैं एक लगभग मान लीजिए किसी जातक का जो जन्म मई और जून के महीने में जब होता है, तो ऐसे समय में जब इनका जो गोचर होता है, कभी ये सूर्य यहाँ आ जाएगा तो ये लोग ये यहाँ आ जाएंगे ग्रह, जब ये यहाँ जाएंगे 30 दिन में या 45 दिन के अंदर रहेंगे इन राहु और केतु के बीच में। चंद्रमा कभी उधर पहुंच जाएगा कभी उधर पहुंच जाएगा, एक राशि से 2.25 दिन में दूसरी राशि में, दूसरी से तीसरी में, तीसरी से चौथी राशि में। इस प्रकार से चंद्रमा का गोचर समय निश्चित काल वो निश्चित होता है, 2.25 दिन ही रह पाता है। कहने का तात्पर्य मेरा यहाँ पर यह है कि मई और जून के महीने में जब किसी जातक का जन्म होता है हमारे देश में, तो ऐसे समय में जब जन्म होता है तो सारे ग्रह राहु और केतु के बीच में आ जाते हैं। ये रहेंगे लगभग इनकी 6 या 7 महीने का समय, इतने समय तक तो ये रहेंगे। यहाँ से चला मान लीजिए यहाँ सूर्य है, यहाँ ये है, 1 महीने के बाद यहाँ आ गया, दूसरे महीने के बाद यहाँ आ गया, तीसरे महीने के बाद यहाँ आ गया, चौथे महीने के बाद यहाँ आ गया। बृहस्पति लगभग 1 वर्ष रहती है तो वो बृहस्पति भी रहेगा, मंगल भी 45 दिन रहता है, बुध 30 दिन रहता है, शुक्र 30 दिन रहता है। तो इस प्रकार से रहेंगे वहीं पर, इनके आगे नहीं जा सकते। तो ऐसी स्थिति में जहां भारतवर्ष में बच्चों का जन्म होता है, तो क्या सारे भारतवर्ष के बच्चे काल सर्प दोष से ग्रसित होंगे? ये एक बड़े शोध का विषय है। तो इस चीज को मैं ये नहीं मानता कि ये वास्तव में काल सर्प दोष है। तो इतने कितने सारे जो जितने इस समय में इनके बीच में जो जन्म लेंगे, एक दिन में कितने बच्चों का जन्म होता है, कितने जातकों का जन्म होता है। मान लीजिए एक जातक का जन्म यहाँ हुआ और दूसरे जातक का जन्म इसी के बीच में हुआ, तीसरे का, चौथे का, इस प्रकार से एक दिन में पूरे हिंदुस्तान में ऐसे बालकों का जो जन्म हुआ है, वो क्या सारे सभी बालक काल सर्प दोष से ग्रसित होंगे? ये बड़ा विवादास्पद प्रश्न खड़ा हो जाता है यहाँ पर। तो मैं केवल यही एक मेरा मानना है कि काल सर्प दोष एक ज्योतिषियों, विद्वानों और जो आज के जो इन लोगों की अल्प ज्ञान का एक प्रतीक जो माना गया है, इसके विषय में समाज में एक दिग्भ्रांति फैल गई है और लोगों को एक अंदर एक ऐसा भय उत्पन्न हो गया है जिसके कारण वो एक दिग्भ्रमित हो जाते हैं और दिग्भ्रमित होकर के उनके मन में एक आशंका उत्पन्न हो जाती है कि मेरा तो काल सर्प दोष है और मैं परिवार वालों को भी यही स्थिति पैदा हो जाती है। तो उसको भिन्न भिन्न स्थानों में ले जा करके उसका निवारण करा देते हैं। और निवारण कराने के लिए कोई उज्जैन जाता है, कोई हरिद्वार में जाता है, कोई बनारस में जाता है, कोई नासिक में जाता है, कोई कहीं जाता है। तो भिन्न भिन्न स्थानों पर इसका निवारण किया जाता है। लेकिन जब निवारण तो होता है, जहाँ कोई पूजा पाठ होता है, कोई हवन इत्यादि की क्रियाएं होती हैं, लेकिन मेरा मानना यह है कि किसी भी वेद में, चाहे यजुर्वेद हो, अथर्ववेद हो, कोई भी वेद हो, कहीं भी किसी मंत्र का हवन इत्यादि में कोई उल्लेख, इस काल सर्प दोष का कोई उल्लेख नहीं है। इसलिए मेरा मानना है कि ऐसे इस भ्रांतियों में ऐसे जातक न पड़ें और ऐसा एक समाज में भय उत्पन्न न हो और जिससे कि जातक के ऊपर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ने लगे। तो ऐसे समय में मैं लोगों से, विद्वानों से यही कहना
अपेक्षित रखूँगा। और इस लोगों से यही, विद्वानों से भी मेरा आग्रह यही है कि शास्त्र सम्मत जो बातें हैं वो बातें समाज में मानव को जो उचित हैं उन उचित बातों का मार्गदर्शन करें और इस मार्गदर्शन के साथ ही लोगों में अच्छे विचार उत्पन्न करें। और इसी में अधिक न बोल करके और आज मैं केवल इसी उद्देश्य से इस पाठ को लेकर के मैं आया। और संभवतः है ये पाठ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि आप लोगों को ये वीडियो मेरी अच्छी लगी है तो आप कृपया हमारे चैनल को और इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और अन्य लोगों को भी शेयर करने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद।